मित्रों नमस्कार, मैं हूं बाबू राकेश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के सिलेबस में। आज आपके समक्ष लेकर आया हूं निबंध। निबंध में निर्धारित महावीर प्रसाद द्विवेदी का कवि कर्तव्य निबंध आज मित्रों हम लेकर आए हैं। तो चलिए कवि कर्तव्य में इसकी पंक्तियां पूछ लेता है मित्रों। ठीक है कि ये किस निबंध से ली गई हैं। ऑप्शन दे देगा 4, वही है। इसमें लेखक ने कवि के कर्तव्य के बारे में बताया है। कवि कर्तव्य से हमारा अभिप्राय हिंदी के कवियों के कर्तव्य से है। समय और समाज की रुचि के अनुसार सब बातों का विचार करके हम यह लिखना चाहते हैं कि कवि का कर्तव्य क्या है। अपने मनोगत विचारों को हम थोड़े ही लिखना चाहते हैं, अतः इस लेख को हम 4 ही भागों में विभक्त करेंगे, अर्थात छंद, भाषा, अर्थ और विषय। इन्हीं की यथाक्रम हम समीक्षा आरंभ करते हैं। छंद, गद्य और पद्य दोनों ही में कविता हो सकती है। यह समझना अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि जो छंदोबद्ध है सभी काव्य है। कविता का लक्षण जहाँ कहीं पाया जाए, चाहे वह गद्य में हो चाहे पद्य में, वही काव्य है। लक्षणहीन होने से कोई भी छंदोबद्ध लेख काव्य नहीं कहलाए जा सकते, और लक्षणयुक्त होने से सभी गद्यबंध काव्य कक्ष में सन्निविष्ट किए जा सकते हैं। गद्य के विषय में कोई विशेष निर्दिष्ट करने की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी पद्य के विषय में है, इसलिए हम यहाँ पर पद्य ही का विचार करेंगे। भाषा, अर्थ और विषय के संबंध में जो कुछ हम कहेंगे वह गद्य के संबंध में भी प्रायः समान भाव में प्रयुक्त हो सकेगा। जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है वे छंद कहलाती हैं, और छंदों में जो कुछ कहा जाता है वह पद्य कहलाता है। कोई कोई छंद और पद्य दोनों को एक ही अर्थ का वाचक मानते हैं। जो सिद्ध कवि हैं वे चाहे जिस छंद का प्रयोग करें उनका पद्य अच्छा ही होता है, परंतु सामान्य कवियों के विषय के अनुकूल छंद योजना करनी चाहिए। जैसे समय विशेष में राग विशेष के गाए जाने से चित्त अधिक चमत्कृत होता है, वैसे ही वर्णन के अनुकूल वृत्त प्रयोग करने से कविता का आस्वादन करने वालों को अधिक आनंद मिलता है। गले में डाली हुई मेखला के समान वृत्त रूपिणी हाल लता को अनुचित स्थान में विनिवेशित करने से कवि की अज्ञानता दर्शित होती है। इस लेख में हम इस बात का विवेचन नहीं करना चाहते कि किस विषय के लिए कौन सा छंद प्रयोग में लाना चाहिए। काव्य के मर्मज्ञ निपुण कवि स्वयमेव जान सकते हैं कि कौन सा छंद कहाँ विशेष शोभावर्धक होगा। प्राचीन संस्कृत कवि इसका पूरा विचार रखते थे। उन्होंने ऋतुओं का वर्णन प्रायः उपजाति छंद में किया है, नीति का वंशस्थ में किया है, चंद्रोदय आदि का रथोद्धता में किया है, वर्षा और प्रवास का मंदाक्रांता में किया है, और स्तुति शौर्य आदि का शार्दूल, विक्रीडित और शिखरणी में किया है। यही नहीं, वृत्त रचना में छंद शास्त्र के नियमों के अतिरिक्त वे लोग और विषयों का भी ध्यान रखते थे। दोधक वृत्त का लक्षण 3 भगण और 2 गुरु हैं। इस नियम का प्रतिपालन करते हुए वे 3 अक्षर वाले शब्द प्रयोग करते थे, जिससे शब्द की शोभा विशेष बढ़ जाती थी। तोटक में वे रूखे अक्षर वाले ही शब्द रखते थे, क्योंकि ऐसे अक्षर वाले शब्दों से संगठित हुआ तोटक ताल की द्रुत गति के समान मन को सविशेष आनंद प्रदान करता है। हिंदी के कवियों को भी इन बातों का विचार करना चाहिए। दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छप्पय और सवैया आदि का प्रयोग हिंदी में बहुत हो चुका है। कवियों को चाहिए कि यदि वे लिख सकते हैं तो इन्हें अतिरिक्त और भी छंद भी लिखा करें। हम ये नहीं कहते कि ये छंद नितांत परित्यक्त ही कर दिए जाएं। हमारा अभिप्राय यह है कि इनके साथ साथ संस्कृत काव्यों में प्रयोग किए गए वृत्तों में से 2-4 उत्तमोत्तम वृत्तों का भी प्रचार हिंदी में किया जाए। इन वृत्तों में द्रुत, विलंबित, वंशस्थ और वसंतिल का आदि वृत्त ऐसे हैं जिनका प्रचार हिंदी में होने से हिंदी काव्य की विशेष शोभा बढ़ेगी। किसी ने इन वृत्तों का प्रयोग भी आरंभ कर दिया है। यह सूचना उन्हीं लोगों के लिए है जो सब प्रकार के छंद लिखने में समर्थ हैं। जो घनाक्षरी और दोहे अथवा चौपाई की सीमा उल्लंघन करने में असमर्थ हैं उनके लिए नहीं। आजकल की बोलचाल की हिंदी की कविता उर्दू के विशेष प्रकार के छंदों में अधिक खुलती है, अतः ऐसी कविता लिखने में तदनुकूल छंद प्रयुक्त होने चाहिए। कुछ कवियों को एक ही प्रकार का छंद सध जाता है, उसे ही वे अच्छा लिख सकते हैं। उनको दूसरे प्रकार का छंद लिखने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। यदि कविता सरस और मनोहारिणी है
तो चाहे वह एक ही अथवा बुरे से बुरे छंद में क्यों न हो, उससे आनंद अवश्य ही मिलता है। तुलसीदास ने चौपाई और बिहारी लाल ने दोहा लिखकर इतनी कीर्ति संपादन की है। प्राचीन कवियों को भी किसी किसी वृत्त से समधिक स्नेह था। वे अपने आदृत वृत्ति ही को अधिक काम में लाते थे और उनमें उनकी कविता खुलती भी अधिक थी। भारव का वंशस्थ, रत्नाकर की वसंत तिलका, भवभूति और जगन्नाथ राय की शिखरणी, कालिदास की मंदाक्रांता और राजशेखर का शार्दूल भी क्रीडित इस विषय में प्रमाण हैं। पादांत में अनुप्रासहीन छंद भी हिंदी में लिखे जाने चाहिए। इस प्रकार के छंद जब संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला में विद्यमान हैं, तब कोई कारण नहीं कि हमारी भाषा में वे न लिखे जाएं। संस्कृत ही हिंदी की माता है। संस्कृत का सारा कविता साहित्य इन तुकबंदी बखेड़े से बहिर्गत सा है। अतएव इस विषय में यदि हम संस्कृत का अनुकरण करें तो सफलता की पूरी पूरी आशा है। अनुप्रास युक्त पादांत सुनते सुनते हमारे कान उस प्रकार की पंक्तियों के पक्षपाती हो गए हैं। इसलिए अनुप्रासहीन रचना अच्छी नहीं लगती। बिना तुक वाली कविता के लिखने अथवा सुनने का अभ्यास होते ही वह भी अच्छी लगने लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अनुप्रास और यमक आदि शब्दाडंबर कविता के आधार नहीं, जो उनके न होने से कविता निर्जीव हो जाए या उससे कोई अपरिमेय हानि पहुँचे। कविता का अच्छा या बुरा होना विशेषतः अच्छे अर्थ और रस बाहुल्य पर अवलंबित है, परंतु अनुप्रासों के ढूंढने का प्रयास उठाने में समुचित शब्द न मिलने से अर्थांश की हानि हो जाया करती है। इससे कविता की चारुता नष्ट हो जाती है। अनुप्रासों का विचार न करने से कविता लिखने में सुगमता भी होती है और मनोअभिलषित अर्थ व्यक्त करने में विशेष कठिनाई भी नहीं पड़ती। अतएव पादांत में अनुप्रासहीन छंद हिंदी में लिखे जाने की बड़ी आवश्यकता है। संस्कृत में प्रयोग किए गए शिखरणी, वंशस्थ और वसंतिल का आदि वृत्त ऐसे हैं। मित्रों, वृत्त माने छंद भी होता है ना। वृत्त माने पैसा भी होता है, वृत्त माने गोला भी होता है। तो यहाँ वृत्त का मतलब यहाँ पे छंद है, जिनमें अनुप्रास का न होना काव्य रसिकों को बहुत ही कम खटकेगा। पहले इन्हीं वृत्तों का प्रयोग होना चाहिए। किसी भी प्रचलित परिपाटी का क्रम भंग होता देख प्राचीनता के पक्षपाती खड़े होते हैं और नई चाल के विषय में नाना प्रकार की कुचेष्टाएं और दोषोद्भावनाएं करने लगते हैं। यह स्वाभाविक बात है, परंतु यदि इस प्रकार की टीकाओं से लोग डरते तो संसार से नवीनता का लोप हो जाता। हमारा यह मतलब नहीं है कि पादांत में अनुप्रास वाले छंद लिखे ही न जाया करें। हमारा कथन इतना ही है कि इस प्रकार के छंदों के साथ अनुप्रास ही इन छंद भी लिखे जाएं, बस। भाषा, कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहज में समझ ले और अर्थ को हृदयंगम कर सके। पद्य पढ़ते ही उसका अर्थ बुद्धिस्थ हो जाने से विशेष आनंद प्राप्त होता है। पढ़ने में जी लगता है, परंतु जिस वाक्य का भावार्थ कठिनता से समझ में आता है उसके अवलोकन में जी नहीं लगता और बराबर अर्थ का विचार करते करते उससे विरक्ति हो जाती है। जो कुछ लिखा जाता है वह इसी अभिप्राय से लिखा जाता है कि लेखक का हृदयगत भाव दूसरे समझ जाएं। यदि इस उद्देश्य की ही सफलता न हुई तो लिखना ही व्यर्थ हुआ। अतएव क्लिष्ट की अपेक्षा सरल लिखना ही सब प्रकार से वांछनीय है। कालिदास, भवभूति और तुलसीदास के काव्य सरलता के आकार हैं। परम विद्वान होकर भी उन्होंने सरलता ही को विशेष मान दिया है, इसलिए उनके काव्यों का इतना आदर है। जो काव्य सर्वसाधारण की समझ के बाहर होता है वह बहुत कम लोकमान्य होता है। कवियों की इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना न करनी चाहिए। शुद्ध भाषा का जितना मान होता है अशुद्ध का उतना नहीं होता। व्याकरण का विचार न करना कवि की तद्विषयक अज्ञानता का सूचक है। कोई कवि व्याकरण के नियमों की ओर दृक्पात तक नहीं करते। यह बड़ी खेद और लज्जा की बात है। ब्रजभाषा की कविता में कविजन मनमानी निरंकुशता दिखलाते हैं, यह उचित नहीं। जहाँ तक संभव हो शब्दों का मूल रूप न बिगड़ना चाहिए। मुहावरे का भी विचार रखना चाहिए। बेमुहावरा भाषा अच्छी नहीं लगती। क्रोध क्षमा कीजिए इत्यादि वाक्य कान को अतिशय पीड़ा पहुंचाते हैं। मुहावरा भी भाषा का प्राण है। उसे जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। उसकी भाषा कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। विषय के अनुकूल शब्द स्थापना करनी चाहिए। कविता का अपूर्व रसायन है। उसके रस की सिद्धि के लिए बड़ी सावधानी, बड़ी मनोयोगिता और बड़ी चतुराई आवश्यक होती है। रसायन सिद्ध करने में
आँच के न्यूनाधिक होने से जैसे रस बिगड़ जाता है, वैसे ही यथोचित शब्दों का उपयोग न करने से काव्य रूपी रस भी बिगड़ जाता है। किसी किसी स्थल विशेष पर रुच्छाक्षर वाले शब्द अच्छे लगते हैं, परंतु और सर्वत्र सलित ललित और मधुर शब्दों का ही प्रयोग करना उचित है। शब्द चुभने में अक्षर मैत्री का विशेष विचार रखना चाहिए। अच्छे अर्थ का द्योतक न होकर भी कोई कोई पद्य केवल अपनी मधुरता ही से पढ़ने वालों के अंतःकरण को द्रवीभूत करता है। टूटत उड्ड बैठे तरुजाई इत्यादि वाक्य लिखना हिंदी की कविता को कलंकित करना है। शब्दों को यथा स्थान रखना चाहिए। शब्द स्थापना ठीक न होने से कविता की दुर्दशा होती है और अर्थांश में जो क्लिष्टता आ जाती है उसके उदाहरण हिंदी कालिदास की समालोचना में दिए जा चुके हैं। गद्य और पद्य की भाषा पृथक पृथक न होनी चाहिए। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके गद्य में एक प्रकार की और पद्य में दूसरे प्रकार की भाषा लिखी जाती है। सभ्य समाज की जो भाषा हो उसी भाषा में गद्य पद्यात्मक साहित्य होना चाहिए। गद्य का प्रचार हिंदी में थोड़े दिनों से हुआ है। पहले गद्य प्रायः न था। हमारा साहित्य केवल पद्यमय था। गद्य साहित्य की उत्पत्ति के पहले पद्य में ब्रजभाषा का ही सर्वादेशिक प्रयोग होता था। अब कुछ अंतर होने लगा है। पद्य की इस समय उन्नति हो रही है, अतएव अब यह संभव नहीं कि गद्य की भाषा का प्रभाव पद्य पर न पड़े। जो प्रबल होता है वह निर्बल को अवश्य अपने वशीभूत कर लेता है। यह बात भाषा के संबंध में भी तद्वत पाई जाती है। 50 वर्ष पहले की कवियों की भाषा इस समय के कवियों की भाषा से मिलाकर देखिए। देखने से तत्काल विदित हो जाएगा कि आधुनिक कवियों पर बोलचाल की हिंदी भाषा ने अपना प्रभाव डालना आरंभ कर दिया है। उनकी लिखी ब्रजभाषा की कविता में बोलचाल खड़ी बोली के जितने शब्द और मुहावरे मिलेंगे उतने 50 वर्ष पहले कवियों की कविता में कदापि न मिलेंगे। यह निश्चित है कि किसी समय बोलचाल की हिंदी भाषा ब्रजभाषा की कविता के स्थान को अवश्य छीन लेंगी। इसलिए कवियों को चाहिए कि वे क्रम क्रम से गद्य की भाषा में भी कविता करना आरंभ करें। बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। जो लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी ही के गद्य साहित्य की सेवा करते हैं के गद्य साहित्य की सेवा करते हैं, उनके पद में ब्रज की भाषा का आधिपत्य बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। अब आते हैं अर्थ पे। सौरस्य ही कविता का प्राण है। जिस पद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं वह कविता नहीं। कवि जिस विषय का वर्णन करे उस विषय से उसका तादात्म्य हो जाना चाहिए। ऐसा न होने से अर्थ सौरस्य नहीं आ सकता। विलाप वर्णन करने में कवि के मन में यह भावना होनी चाहिए कि वह स्वयं विलाप कर रहा है और वर्णित दुख का स्वयं अनुभव कर रहा है। प्राकृतिक वर्णन लिखने के समय उसके अंतःकरण में यह दृढ़ संस्कार होना चाहिए कि वर्ण्यमान नदी पर्वत अथवा मन के सम्मुख वह स्वयं उपस्थित होकर उनकी शोभा देख रहा है। जब कवि की आत्मा का वर्ण विषयों से इस प्रकार निकट संबंध हो जाता है तभी उसका किया हुआ वर्णन यथार्थ होता है और तभी उसकी कविता पढ़कर पढ़ने वालों के हृदय पर तद्वत भावनाएं उत्पन्न होती हैं। कविता करने में हमारी समझ में अलंकारों को बलात् लाने का प्रयत्न न करना चाहिए। विषय वर्णन के झोंक में जो कुछ मुख से निकले उसे ही रहने देना चाहिए। बलात् किसी अर्थ के लाने की चेष्टा करने की अपेक्षा प्रकृति भाव से जो कुछ आ जाए उसे ही पद्यबद्ध कर देना अधिक सरल और आह्लादकारक होता है। अपने मनोनीत अर्थ को इस प्रकार व्यक्त करना चाहिए कि पद्य पढ़ते ही पढ़ने वाले उसे तत्क्षण हृदयंगम कर सकें। क्लिष्ट कल्पना अथवा सोच विचार करने की आवश्यकता न पड़े। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो सामान्य रीति से सब एक ही अर्थ के व्यंजक हैं, परंतु विशेष ध्यानपूर्वक देखने अथवा धातु के अर्थ का विचार करने से पृथक पृथक शब्दों में पृथक पृथक शक्तियों का गर्भित रहना प्रकट होता है। तन्वी शब्द का सामान्य अर्थ स्थल विशेष में स्त्री होता है, परंतु तनु शब्द का अर्थ कृश होने के कारण तन्वी का विशेष अर्थ दुर्बल है। यदि कहें कि यह तन्वी अपने पद के साथ सुख से अपने घर में रहती है तो यहाँ तन्वी शब्द उस अर्थ का व्यंजक नहीं हो सकता। अर्थ वामा इत्यादि शब्दों का होता है, परंतु यदि कहें कि तन्वी अपने प्रीतम का वियोग बड़े धैर्य से सहन कर रही है तो यहाँ तन्वी शब्द की गर्भित शक्ति से वियोग उद्योत अर्थ को सहायता पहुँचती है। अतः ऐसे स्थल पर इस शब्द का प्रयोग बहुत प्रशस्त है। अर्थ सौरस्य के लिए जहाँ तक संभव हो ऐसे ही शक्तिमान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। घनाक्षरी और सवैया आदि लिखने वाले कुछ कवियों की कविता में कभी कभी अनेक निरर्थक शब्द आ जाते हैं। कभी कभी शब्दों के ऐसे विकृत रूप प्रयुक्त हो जाते हैं कि उनका अर्थ ही समझ में नहीं आता। कभी कभी पादांत में समान अक्षर लाने ही के लिए निरर्थक अथवा भ्रंश शब्द लाए जाते हैं।
ब्रजभाषा की कविता अथवा घनाक्षरी या सवैया के हम प्रतिकूल नहीं, परंतु हमारा मत यह है कि अर्थ के सामरस्य ही की ओर कवियों का ध्यान अधिक होना चाहिए, शब्दों के आडंबर की ओर नहीं। अर्थहीन अथवा अनुपयोगी शब्द न लिखे जाने चाहिए और न शब्दों के प्रकृत रूप को बिगाड़ना चाहिए। शब्दों के बिगाड़ने से उनके बिगड़े हुए रूप पढ़ने वालों के कान को खटकते हैं और जिस अर्थ में वे प्रयुक्त होते हैं उस अर्थ की वे कभी कभी आवश्यकता भी नहीं करते। अश्लीलता और ग्राम्यता और गर्भित अर्थों में से कविता को कभी न दूषित करना चाहिए और न देश काल तथा लोक आदि के विरुद्ध कोई बात कहनी चाहिए। कविता को सरस बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। नीरस पद्यों का कभी आदर नहीं होता। जिसे पढ़ते ही पढ़ने वाले के मुख से वाह न निकले अथवा उसका मस्तक न हिलने लगे, अथवा उसकी दंत पंक्ति न दिखलाई देने लगे, अन्यथा जिस रस की कविता है उस रस के अनुकूल वह व्यापार न करने लगे तो कविता कविता ही नहीं, वह तुकबंदी मात्र है। कविता के सरस होने ही से ये उपयुक्त बातें हो सकती हैं, अन्यथा नहीं। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। श्री कंठचरित के कर्ता ने ठीक कहा है, तैस्तैरलंकृति सतैरवतंसितोऽपि रूढ़ो महत्यपि पदे धृतसौष्ठोऽपि नूनं विना घनरस प्रसराभिषेक काव्याधिराजापदम् अर्हति न प्रबंधः। अर्थात सैकड़ों अलंकारों से अलंकृत होकर भी, शब्द शास्त्र के उच्चासन पर अधिरूढ़ होकर भी और सब प्रकार के सौष्ठों को धारण करके भी रस रूपी अभिषेक के बिना कोई भी प्रबंध काव्याधिराज पदवी को नहीं पहुँचता। अब आते हैं विषय पे। कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे किनारे केल कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकीयाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं की गतागत के पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। मित्रों, ये आता है कई बार, टीजीटी में कई बार आ चुका है। इस कथन को आप जरूर याद कर लें। सभी से उपदेश, सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। फिर क्या कारण है कि इन विषयों को छोड़कर कोई कवि स्त्रियों की चेष्टाओं का वर्णन करना ही कविता की चरम सीमा समझते हैं। केवल अविचार और अंध परंपरा, मेघनाद, वध अथवा यशवंत राव महाकाव्य वे लिख नहीं सकते, तो उनको ईश्वर की निःसीम सृष्टि में से छोटे छोटे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविताएं करनी चाहिए। अभ्यास करते करते शायद कभी किसी समय वे इससे अधिक योग्यता दिखलाने में समर्थ हों और दंडी कवि के कथनानुसार शायद कभी वाग्देवी उन पर सचमुच ही प्रसन्न हो जाएं। नायिका के हाव भाव आदि के वर्णन का अभ्यास करने वालों पर भी सरस्वती की कृपा हो सकती है, परंतु तदर्थ उसकी उपासना न करना ही अच्छा है। संस्कृत में सहस्रशः उत्तमोत्तम काव्य विद्यमान है, अतः उस भाषा में काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, कुवलयानंद, शतरंगिणी आदि साहित्य के अनेक लक्षण ग्रंथों का होना अनुचित नहीं। परंतु हिंदी भाषा में सत्काव्य का प्रायः अभाव है। इस कारण अलंकार और रस विवेचन के झगड़ों से जटिल ग्रंथों के बनने की हम कोई आवश्यकता नहीं देखते। हेला हाव का लक्षण और उसका चित्र देखने से क्या लाभ, अथवा दीपिका अलंकार व उसके सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भेदों को जानने का क्या उपयोग। हिंदी में ऐसे कितने काव्य हैं जिनमें ये भेद पाए जाते हैं। हमारी अल्प बुद्धि के अनुसार रस कुसुमाकर और जसवंत जसो भूषण के समान ग्रंथों की इस समय आवश्यकता नहीं। इनके स्थान में यदि कोई कवि किसी आदर्श पुरुष के चरित्र का अवलंबन करके एक अच्छा काव्य लिखता तो उससे हिंदी साहित्य को अलभ्य लाभ होता। कनिष्ठा और ज्येष्ठा का भेद और उनके चित्र देखें तो क्या होता, तो क्या है, और न देखें तो क्या। और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण नामानुसार सिद्ध हो गया तो क्या, और न सिद्ध हुआ तो क्या। नायिकाओं के भी झगड़ों में उलझने से हानि के अतिरिक्त लाभ की कोई संभावना नहीं। हिंदी काव्य की हीन दशा को देखकर कवियों को चाहिए कि वे अपनी विद्या, अपनी बुद्धि और अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग इस प्रकार के ग्रंथ लिखने में न करें। अपने काव्य लिखने का उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। अलंकार, रस और नायिका निरूपण बहुत हो चुका। इस समय कवियों का एक दल कवि समाजों और कवि मंडलों में बद्ध होकर समस्या पूर्ति करने में व्यग्र हो रहा है। इन पूर्तिकारों में से कुछ को छोड़कर शेष कविता के नाम की भी बड़ी ही अवहेलना कर रहे हैं। इनको चाहिए कि बिना योग्यता संपादन किए समस्या पूर्ति करने के झगड़े में न पड़ें। अच्छी समस्या पूर्ति करना असाधारण प्रतिभावान का काम है। एक साधारण कवि अपने मनोअनुकूल विषय पर ही एक ही घड़ी में चाहे 50 पद्य लिख डाले
और वे सब चाहे अच्छे भी हों, परंतु किसी समस्या के टुकड़े पर अच्छी कविता करने में वह शायद ही सफल मनोरथ होगा। समस्या पूर्ति के लिए असामान्य कौशल और प्रबल प्रतिभा की आवश्यकता है। इस समय प्रतिभा का पूरा पूरा विकास बहुत कम देखा जाता है, इसलिए समस्याओं की पूर्ति भी प्रायः अच्छी नहीं होती। हमारी यह सम्मति है कि समस्या पूर्ति के विषय को छोड़कर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार विषयों को चुनकर कवि को यदि बड़ी न हो सके तो छोटी ही छोटी स्वतंत्र कविता करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की कविताओं का हिंदी में अभाव है। संस्कृत और अंग्रेजी काव्यों का अनुवाद हिंदी में करने की ओर भी कवियों की रुचि बढ़ने लगी है, परंतु स्वतंत्र कविता की अपेक्षा दूसरे की कविता का अनुवाद अन्य भाषा में करना बड़ा कठिन काम है। एक शीशी में भरे हुए इत्र को जब दूसरी शीशी में डालने लगते हैं तब डालने में ही पहले पहल जो है कठिनता उपस्थित होती है, और यदि बिना 2-4 बूंद इधर उधर टपके वह शीशी में चला भी गया तो इस उलटफेर में उसके सुवास का विशेषांग अवश्य उड़ जाता है। एक भाषा की कविता का दूसरी भाषा में अनुवाद करना मूल कवि का अपमान करना है, क्योंकि अनुवाद के द्वारा उसके गुणों का ठीक ठीक परिचय न होने के कारण पढ़ने वालों की दृष्टि में वह हीन हो जाता है। इसलिए किसी पुस्तक का अनुवाद आरंभ करने के पहले अनुवादक को अपनी योग्यता का विचार कर लेना नितांत आवश्यक है। सच है कि जो अच्छा कवि है वही अच्छा अनुवाद करने में समर्थ हो सकता है, दूसरा नहीं, परंतु अच्छा कवि होना भी दुर्लभ है। महाकवि मखक ने ठीक कहा है, तान्य यरत्नानि न सन्ति येषां सुवर्ण संघेन च येन पूर्णाः ते रीति मात्रेण दरिद्रकल्पा यान्ति स्वरं त्वं हि कथं कवीनाम्। अर्थात अर्थ रत्न और स्वर्ण समूह से जो परिपूर्ण नहीं है वे महादरिद्री लोग केवल रीति मात्रा का अवलंबन करके कवीश्वर की पदवी कदापि नहीं पा सकते। काव्य के गुणों और दोषों की विवेचना संस्कृत की जिन पुस्तकों में है उनमें कवियों के कर्तव्य और अकर्तव्य पर बहुत कुछ कहा गया है, परंतु उन सब बातों का विचार हम यहाँ पर नहीं कर सकते। केवल स्थूल बातों ही के विचार की इच्छा से हमने यह लेख आरंभ किया था। अतएव अब हम इसे यहीं समाप्त करते हैं। संसार में ईश्वर या देवताओं का अवतार कई प्रकार का और कई कामों के लिए होता है। अलौकिक कार्य करने वाले प्रतिभाशाली मनुष्य ही अवतार हैं। स्वाभाविक कवि भी एक प्रकार के अवतार हैं। इस पर कदाचित कोई प्रश्न करे कि अकेले कवि ही क्यों अवतार माने गए और लेखक इस पर न बिठाए गए, तो यह कहा जा सकता है कि लेखक का समावेश कवि में है, पर कवियों में कुछ ऐसी विशेष शक्ति होती है जिसके कारण उनका प्रभाव लोगों पर बहुत पड़ता है। अब मुख्य प्रश्न यह है कि कवि का अवतार होता ही क्यों है। पहुँचे हुए पंडितों का कथन है कि कवि भी धर्म संस्थापनार्थाय उत्पन्न होते हैं। उनका काम केवल तुक मिलाना या पावस पचासा लिखना ही नहीं है। तुलसीदास ने कवि होकर वैष्णव धर्म की स्थापना की है, मत मतांतरों का भेद मिटाया है और ज्ञान के पंथ को कृपाण की धार बताया है। प्रायः उसी प्रकार का काम दूसरे रूप में सूरदास, कबीर और लल्लू लाल ने किया है। हरीशचंद्र ने सूरता, स्वदेश भक्ति और सत्य प्रेम का धर्म चलाया है। जिन कवियों ने केवल संस्कृत भाषा का ही भंडार भरा है वे भी किसी न किसी रूप में लोगों के उपदेशक थे। हिंदी के जितने कवि प्रसिद्ध हैं उन्होंने देश, काल, अवस्था और पात्र के अनुसार ही कविता की है। दूसरे देशों और दूसरी भाषाओं के कवियों का नाम लेने की यहाँ आवश्यकता नहीं, क्योंकि हिंदी के पूर्ववर्ती कवियों ने समय समय पर अपने कर्तव्य को समझा है और उसका पालन भी किया है। राजा शिव प्रसाद सदृश इतिहासकारों ने भी अवतार का काम किया है, यद्यपि उनके विचारों को लोग मानते नहीं। सारांश यह है कि कवियों को ऐसा करना पड़ता है, वे स्वभाव ही से ऐसा करते हैं कि संसार का कल्याण हो और इस प्रकार उनका नाम आप ही आप अमर हो जाए। भूषण के समान कवियों ने तो राजनीतिक आंदोलन तक उपस्थित कर दिया है। पूर्ण कवि ने हमें यह उपदेश दिया है कि जो लोग बोलचाल की भाषा से किसी प्रकार प्रसन्न हैं वे भी अपनी पुरानी ब्रज कविता की
बोली को बिना तोड़े मरोड़े काम में ला सकते हैं, और यदि वह चाहें तो बोलचाल की भाषा में कविता कर सकते हैं। सारांश यह है कि कविता ही के लिए कविता करना एक तमाशा है। हिंदी में कविता संबंधी इस प्रकार के लेख पढ़कर बाहर के लोग यह अनुमान कर सकते हैं कि कदाचित हिंदी के कवि अपना कर्तव्य नहीं जानते, नहीं तो उनके लिए ऐसा लेख न लिखा जाता। यदि कोई मराठी या बंगला के समाचार पत्र या मासिक पत्र पढ़े तो उसे उनमें ऐसे लेख न मिलेंगे। ऐसे लेख उन भाषाओं में कम से कम 40 वर्ष पहले निकल चुके हैं, और उन लेखों के अनुसार उन भाषाओं की कविता इतने समय में इतनी ऊंची हो गई है कि समालोचकों के लिए जन्म भर विचार करने की सामग्री तैयार है। भाषा या साहित्य की जब ऐसी अवस्था होती है तब उसमें उसी प्रकार के लेख निकलते हैं। हम यहाँ पर इस विषय का एक उदाहरण देते हैं। एक बार छत्तीसगढ़ मित्र में हिंदी व्याकरण के विषय में कुछ लेख निकले थे। उस पर एक महाराष्ट्र सज्जन ने बम्बई से संपादक से पूछा कि क्या हिंदी में व्याकरण नहीं है। इस पर सुनने में आया कि संपादक ने उनको यह उत्तर दिया कि और भाषाओं के समान हिंदी में कोई व्याकरण है, परंतु इस विषय का निरूपण विदेशियों ने किया है। हिंदुस्तानी लोग न उसे खोज सके हैं और न खोज हो जाने पर भी उसकी ओर ध्यान देते हैं। कवि की कल्पना शक्ति तीव्र होती है। इस कल्पना शक्ति के द्वारा वह कठिन बातों को ऐसे अनोखे ढंग से सबके सामने रखता है कि वे सहज ही समझ में आ जाती हैं। इसी शक्ति से वह अनजाने हुए पदार्थों का, दृश्यों का चित्र इतना मनोहर खींचता है कि पढ़ने या सुनने वाले एकाग्रचित्त हो जाते हैं और उस बात पर प्रेम पूर्वक विचार करते हैं। फिर कभी अपने अवलोकन और अपनी कल्पना से ऐसी शिक्षा देते हैं कि वह न तो आज्ञा का रूप धारण करती है और न अपना स्वाभाविक रूखापन ही प्रकट करती है, किंतु भीतर ही भीतर मन को उकसा देती है। ताजमहल का वर्णन करते समय वह इस बात पर ध्यान न देगा कि यह किस सन में बना था, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है या इसका पत्थर कहाँ से आया है। इमारत को देखकर उसका मन कदाचित उसके भीतर भी ऊंचा बढ़ जाएगा और वह उस समय की कल्पना करने लगेगा जब बादशाह की बेगम मरते मरते रोजे की वसीयत कर रही थी। उसके मन में पुराने और नए समय के मिलान का भी चित्र खिंच जाएगा और वह समय के फेर की घटनाओं को सोचने लगेगा। मनोहर वर्णन और शिक्षा के साथ साथ कवि अपने शब्द और वाक्य भी ऐसे मनोहर बनाता है कि पढ़ने वाले के आनंद की सीमा नहीं रहती। कविता लिखते समय जो भाव कवि के हृदय में उदित होते हैं वही भाव पढ़ने वाले के हृदय में उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए पढ़ने वाला सहृदय होना चाहिए, नहीं तो भैंस के आगे बीन बजने लगेगी। यदि स्वतः कवि में हृदयता न हो तो फिर उसका श्रम ही वृथा है। मनोविज्ञानी लोग कदाचित किसी समय हमको यह बता सकेंगे कि मनोविकार प्रकट करने के लिए छंद ही का उपयोग क्यों होता है। गद्य में भी कोई लेखक, विशेषकर उपन्यास लेखक, ऐसा मनोहर वर्णन करते हैं और ऐसे भाव प्रकट करते हैं कि उनका गद्य पद्य हो जाता है। जो हो, अभी तो कवि लोग ही विशेषकर यह काम करते हैं और उसके लिए छंद काम में लाते हैं। आजकल हिंदी संक्रांत की अवस्था में है। हिंदी कवि का कर्तव्य है कि वह लोगों की रुचि का विचार रखकर अपनी कविता ऐसी सहज और मनोहर रचे कि साधारण पढ़े लिखे लोगों में भी पुरानी कविता के साथ साथ नई कविता पढ़ने का अनुराग उत्पन्न हो जाए। पढ़ने वालों के मन में नई नई उपमाओं को, नए नए शब्दों को और नए नए विचारों को समझने की योग्यता उत्पन्न करना कवि ही का कर्तव्य है। जब लोगों का सीधा इस ओर होने लगे तब समय समय पर कल्पित अथवा सत्य आख्यानों के द्वारा सामाजिक, नैतिक और धार्मिक विषयों की मनोहर शिक्षा दे। जब जो विषय उसके अवलोकन में आवे तब उसी पर अपनी स्वाभाविक शक्ति से कविता लिखकर लोगों को परोक्ष रूप से सचेत करे। कविता के प्रभाव का एक छोटा सा उदाहरण सुनिए। पद्माकर कवि के घराने के लोगों में विवाह के समय कवित्व पढ़ने की चाल है। उनकी जाति के लोग कहते हैं कि वह चाल पद्माकर के समय से चली है और वह अब तक चली आती है। क्या यह बात आजकल के कवियों में नहीं हो सकती? जान पड़ता है कि अब के कवि खगोत्सम जहाँ तहाँ करहीं प्रकाश, जिसने यह दोहा लिखा है उसको बड़ी दूर की सूझी है। बोलचाल की भाषा में आज तक कोई कविता ऐसी नहीं बनी जिसका प्रचार चंद्रकांता के समान साधारण पढ़े लिखे लोगों में भी हुआ हो। सदोष होने पर भी इस उपन्यास के कारण पुरुषों और स्त्रियों में उपन्यास पढ़ने की रुचि उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार जब बोलचाल की भाषा की कविता को या आजकल के और दूसरे पद्यों को साधारण लोग भी पढ़ने लगें तब समझना चाहिए कि कविता और कवि लोकप्रिय हैं। आजकल तो संस्कृत भरी कविता का रचा जाना और भी अधिक हानिकारक है। सारांश यह है कि यदि आजकल की कविता में शास्त्रोक्त गुणों को छोड़कर नीचे लिखे हुए गुण हों तो संभव है कि वह लोकप्रिय होगी। कविता में साधारण लोगों की अवस्था, विचार और मनोविकारों का वर्णन हो। उसमें धीरज, साहस, प्रेम और दया और आदि गुणों के उदाहरण रहें। कल्पना सूक्ष्म
और उपमा आदि अलंकार गूढ़ न हो, भाषा सहज स्वाभाविक और मनोहर हो, छंद सीधा परिचित सुहावना और वर्णन के अनुकूल हो, न विद्यते पूर्व वासना गुणानुबंधी प्रति भयान मद्युक्तम, न श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवम करोत्येव कमप्युराग्रहम। काव्यादर्श अर्थात पूर्वासना और अद्भुत प्रतिभा न होने पर भी शास्त्र के अनुशीलन और यत्न के अभिनिवेश द्वारा उपासना की गई तो सरस्वती अनुग्रह